छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अच्छा अरे क्या नाम है आपका? जगदीश पवार, कहाँ रहते हैं जगदीश जी? गिरोड़ा। क्या आपके साथ क्या हुआ था? गांव गिरोड़ा में रहता हूं मैं। मेरी ज़मीन है 4.5 बीघा में, थोड़ी कम है, जिसमें मेरे भाई से दारू पिला को नामांतरण रजिस्ट्री दोनों करवा ली, और जिसके बाद में वो जब से लापता है, और बंधक मुक्त करवाई बाबूलाल मौर्य, राहुल पवार और मायाबाई पवार के नाम से ज़मीन कराए। पति का नाम सालिग्राम। इन्होंने मिलकर रजिस्ट्री और नामांतरण कंप्लीट करवा लिया, जिसके बाद में 1,11,600 का कर्ज था, उसको भी हटा दिया और वापस चढ़ा दिया। और 31/3/2024 में वापस पैसा बाबूलाल मौर्य ने राहुल पवार ने इनने सबने मिल को भर दिया, जिसमें कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई देपालपुर थाने से भी, और एडीएम साहब से भी नहीं हुई। जिसके बाद में कलेक्टर में जन सुनवाई में 3 बार आ चुका हूँ, और आज भी आया हूँ मैं। तो बोला है कि हाँ हम करेंगे, आज तुमको लिख को दे रहे हैं। ये जो जमीन जिसमें आपका जो भाई है, ये जमीन सिर्फ उसी के नाम पे थी कि नहीं, पूरे परिवार के नाम पे थी? पूरे परिवार के नाम पे से सम्मिलित खाता है, प्रत्येक जमीन है। जमीन जब बेची गई थी तो क्या आप सबकी भी सहमति थी? नहीं थी, उसमें सहमति मेरी माँ की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। और एक भाई का मेरा 2008 में मर्डर हो गया था, उसकी एक लड़की भी है। जिसके बाद में उसको उठा को फेंक दी राहुल पवार ने, गेहूँ काटने में आया है, और राहुल पवार ने उठा को फेंक दी थी, और उसका भी हाथ फ्रैक्चर हुआ है। तो उसमें भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। जिसके बाद में हमने रिपोर्ट डाली, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। थाने पे क्या बोलते हैं? थाने पे जाओ तो कुछ भी नहीं बोल रहे, वो तो कर रहे नहीं रहे, कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। एसडीएम ने एफआईआर एसडीएम ने 420 का मुकदमा दर्ज करवाने का लिए कायमी करी, तो आज तक कायमी करी नहीं उन्होंने। और कर रहे हैं हम, जिसमें टीआई है अनिल कटारिया जी है, वो कर रहे हैं। अनिल कटारिया जी हमारे यहाँ का देख रेख में है, और आज तक कोई सुनवाई नहीं करी है। ये जो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये लोग कौन है? ये हमारे परिवार के हमारा काका है सालिग्राम जी। इन्होंने दारू पिला को और 420 कर को ज़मीन को हड़प ली पूरी। इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है? राजनीति संरक्षण है, जब जा को ये काम नहीं हो रहा मेरा। किसका संरक्षण? संरक्षण अब वो जो जुड़े हैं उन लोगों से है। किनसे जुड़े? अब ये क्या है कि किससे बीजेपी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। राजनीति से संगठन से, हाँ, राजनीति न्याय नहीं मिल रहा पूरा, और पूरा स्थानीय नेता है वहाँ पे। कितने साल हो गए? ये तो 31/3/2023 की बात है। आज कलेक्टर से मिले आप? इंदौर कलेक्टर से क्या बोले? इंदौर कलेक्टर से बोल रहे हैं कि हम जल्द से जल्द तुम्हारा न्याय दिलाते हैं। आपका नाम बताओ। जगदीश पवार। कलेक्टर ऑफिस आए, जन सुनवाई में क्या समस्या है आपकी? आज हम सभी रहवासी संघ, श्रीनाथ रेसिडेंसी रहवासी संघ के सभी रहवासी यहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर आए थे। हमारी कॉलोनी बिचौली एफसी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और जो कि काकड़ पर स्थित है। काकड़ के उधर की तरफ रेवेन्यू नगर की कॉलोनी पड़ती है, जो कि विधानसभा क्षेत्र 5 नंबर में आती है। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वो विधानसभा क्षेत्र राऊ में आती है। आयरी टू एक रोड है जो भूरी टेकरी से लेके नायता मुंडला तक बनाया जा रहा है, जो कि नगर निगम द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो कॉलोनी है वो टीएनसीपी द्वारा और बिल्डर द्वारा 2005 में इसका नक्शा पास कराया गया था। उस समय जो मास्टर प्लान के तहत जो हमारा नक्शा, जो प्लानिंग था रोड का आरई 2 का, वो 60 मीटर का प्लान था। आज जो प्रस्तावित रोड वहाँ पे बनाया जा रहा है वो 45 मीटर बताया गया है। उस 45 मीटर के हिस्से में जब 60 मीटर प्लान था, तब हमारी कॉलोनी का मात्र 5 फीट का हिस्सा प्रभावित नक्शे में दिख रहा था।
लेकिन आज जब 45 मीटर का रोड बनाया जा रहा है तब हमारे उस कॉलोनी के लगभग 10 परिवारों को अपने दस्तावेज दिखाने के लिए 2021 में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया। दस्तावेज दिखाने का कारण ये था कि ये रोड जो है 45 मीटर बनाया जा रहा है, जिसमें आपकी ये ज़मीन आ रही है। जब नक्शा पास 2005 में टीएनसीपी द्वारा किया गया है, जिसमें रोड किसी तरह से कॉलोनी के अंदर नहीं था, तो आज वो अलाइनमेंट चेंज होने के कारण या किसी और कारण से वो पूरी की पूरी कॉलोनी के लगभग 45 फीट की जगह या 50-60 फीट की जगह उसके ऊपर प्रभावित हो रही है। आज हम सब लोग जो रहवासी संघ के सदस्य कलेक्टर महोदय के पास आए थे, हमने महोदय साहब को यही कहा है कि अगर टीएनसीपी द्वारा 2005 में 60 मीटर के रोड के ऊपर कॉलोनी में कोई प्रभाव नहीं था, तो आज वही टीएनसीपी का जो लेटर, हमारा ये मैटर कोर्ट में भी लंबित है कि ये अलाइनमेंट चेंज कैसे हुआ। तो कोर्ट में टीएनसीपी द्वारा लिखा गया है कि ये जो कॉलोनी है इसका कुछ हिस्सा इंक्रोचमेंट है। तो टीएनसीपी ने 2005 में इसको क्लियर किया, अप्रूव किया, और आज 2024 में वही टीएनसीपी इसको इंक्रोचमेंट बताकर नोटिस दी जा रही है। और उसके बाद जो वहाँ पे यहाँ की जो प्रैक्टिकल स्थिति है उसमें यह है कि आज की डेट में सेंट्रल लाइन हमारे पीछे के कॉलोनी के पीछे जो एक दूसरा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के ऊपर सेंट्रल लाइन डाली गई है। तो अगर सेंट्रल लाइन डाली जा रही है, इसका मतलब ये है कि रोड का सेंटर वो है और दोनों तरफ 45 मीटर का स्ट्रेच होगा। तो अगर 45 मीटर दोनों तरफ का स्ट्रेच होगा, मतलब हमारी कॉलोनी का आज 8 परिवार प्रभावित हैं। कल की डेट में हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार प्रभावित हो। तो उसी विषय को लेकर आज हमने माननीय महोदय कलेक्टर महोदय जी को हमने अपना याचिका बताई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि टीएनसीपी के अधिकारी और रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर इसके ऊपर विषय पे चर्चा करेंगे। इसको जो कोर्ट में लेकर जाएंगे हम लोग ने 2022 टीएनसीपी ने पास किया है, उसके बाद ये इस तरह के 2022 में जो प्रभावित व्यक्ति हैं, आप प्रमोद शर्मा जी रहवासी संघ के अध्यक्ष भी हैं और आप वहाँ पर निवासरत हैं। इनके खुद का मकान उसके अंदर आज की डेट में प्रभावित दिखाया जा रहा है। इनकी पिटीशन लगी हुई है। आप महेंद्र पाटिल जी जो कि पूर्व नौ सेना से रिटायर हुए हैं, इनका मकान आज की डेट में उस जो सेंट्रल लाइन डाली जा रही है उसी मल्टी के अंदर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कॉलोनी बिल्डर द्वारा बनाई गई, टीएनसीपी द्वारा अप्रूव की गई, उन सभी कॉलोनी के हर मकान के लोन आज की डेट में गवर्नमेंट बैंक लोन चल रहे हैं। क्या टीएनसीपी ने गलत नक्शा पास किया या बिल्डर ने गलत नक्शा पास किया? श्रीनाथ रेसिडेंसी किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है, नहीं पहुंचाया जा रहा है। हम प्रभावित हैं, हम अपनी बात रखने आए हैं। हम किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकते हैं जब तक हम जानकारी न दें। चिंता का विषय ये है। आपका नाम? मेरा नाम अतुल सोनी, मैं श्रीनाथ रेसिडेंसी रहवासी संघ का सेक्रेटरी हूँ आज की डेट में, और आप अध्यक्ष हैं। और चिंता का विषय ये है कि अभी कलेक्टर साहब ने देखिए, जनसुनवाई में आज सभी प्रकार के जितने प्रकार के आवेदन आते हैं उन सभी की सुनवाई संबंधित अधिकारियों के द्वारा करी गई है। हम लोगों ने 2-3 चीज़ें और इसमें करी हैं। एक तो यहाँ पर लीगल एड क्लिनिक भी हम लोगों ने जनसुनवाई के दिन स्टार्ट कराया है। कई सारे ऐसे आवेदक आते हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण जो राजस्व न्यायालय है, राजस्व अधिकारी हैं, उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। उनको कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी उनको इधर उधर भागना पड़ता था। तो यहीं पर उनको लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जो कानूनी सलाह है वो भी प्रदान करी जाती है। मीडिएशन के लिए भी एक हम लोगों ने पहले से ही यहाँ पर एक सेंटर चालू कर रखा है। उससे भी कई सारी ऐसी शिकायतें जो मध्यस्थता के माध्यम से सुलझ सकती हैं, वो भी हम लोग उसके माध्यम से कराते हैं। इसके अलावा रेड क्रॉस के माध्यम से भी कई लोगों को सहायता दी गई है। साथ साथ हम लोगों ने एक सेवा सेतु नाम से जो ऐप एक चलाया है, जिसमें दानदाता सीधा आवेदकों की मदद कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। उस पर भी कुछ आवेदनों को हमारे द्वारा रजिस्टर कराया जाएगा, जिससे कि दानदाता सीधे उनकी मदद कर सकें। देखिए, फिटजी की पहले भी शिकायत आई थी और इसके बाद 1-2 अन्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सीओ जिला पंचायत को उसकी जांच के लिए बोला गया है। कल तक मोस्ट प्रॉब्ली उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई। देखिए, विक्रांत कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आए थे, जिनमें ये समस्या थी कि कभी एजी ग्वालियर ऑफिस के द्वारा एक आपत्ति लगाई गई थी, जिसका निराकरण एक विभाग के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन एससी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनकी छात्रवृत्ति अटकी हुई है।
संबंधित सीनियर ऑफिसर्स मेरे द्वारा बात करी गई है। 6-7 दिनों के अंदर उस मामले को सुलझाया। मराठी भाषी एक छात्रा आई थी, क्या प्रॉब्लम? देखिए, उसमें उनको एक किसी एग्ज़ाम में मेंस में अपेयर होने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए कि उनको मराठी अच्छे तरीके से आती है। क्योंकि ऐसा कोई सेट तरीका नहीं है, सेट प्रोफार्मा नहीं है जिस पे उनका सर्टिफिकेट जारी किया जा सके। इसीलिए जो संबंधित कॉलेज है, रेनेसां कॉलेज, वहाँ की कोई समस्या रही थी, कॉलेज प्रबंधन से बात करके कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी। देखिए, सर्वानंद नगर में पहले भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी थी, तब ये संज्ञान में आया था कि कई सारे प्रगतिरत वहाँ पर हॉस्टल्स और भी हैं। आज उन पे 4 पे कार्रवाई करी गई है और भी कुछ हमने वहाँ पर ऐसे भवन आइडेंटिफाई किए हैं जो निर्माणरत हैं, प्रगतिरत हैं, जिनमें कोई नहीं रह रहा है, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई करी। कितने प्रकरण आए? देखिए, भूमाफियाओं के खिलाफ, खासतौर पर अवैध कॉलोनी के खिलाफ कई सारे प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी करी गई है। कई सारी जगहों पर एसडीएम्स के द्वारा खुद नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ जगहों पर जो छोटे छोटे प्लॉट बेचे गए हैं उसके संबंध में हमारे द्वारा पोर्टल से भी जानकारी निकाली गई है। भविष्य में इनको सबको नोटिस देकर हम लोग इस पे एफआईआर या फिर जो अन्य जो कॉलोनी अधिनियम होता है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। प्रेषित किया गया है रिपोर्ट के लिए और उसके साथ साथ सीएमएचओ, महिला बाल विकास और फूड की टीम भी उनके साथ में भी। इनका स्वास्थ्य परीक्षण हर महीने देखिए, लगातार जो इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनकी लगातार जांच के प्रावधान है और हमारे द्वारा उसकी जांच करी भी जाती है, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे महिला बाल विकास हो। अगर सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था रहती है तो उसके लिए वैसे ही मैंडेटरी होता है। तो हम लोग लगातार इसको करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ तक फूड पॉइजनिंग का जो संभावित मामला आ रहा है तो उसके लिए विशेष जागरूकता की आवश्यकता होगी। तो एक जागरूकता शिविर का आयोजन ऐसी संस्थाओं के लिए किया जा सकता है। आपके आदेश द्वारा पूरे जिले भर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसकी शिकायत लेकर आया था, जमीन का पूरा मामला है। देखिए, कुछ आवेदक ऐसे आए थे, हो सकता है कि ये जो 420 का आवेदक अगर उन्होंने दिया है तो उसकी विधिवत जांच कराई जाएगी। देखिए, बच्चों वाले मामले में सरकार सोसाइटी का देखिए, RE2 पे कुछ अलाइनमेंट से संबंधित पहले से ही समस्या है और इसी आशय का एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी चल रहा है। उस मामले को समझा गया है और आगे उस पर काम करने के लिए कमिश्नर नगर निगम और JDT-NCB को निर्देशित किया है। शहर की संस्था में आज 3 बच्चों की डेथ हुई है और सामने आ रहा है कि फूड पॉइजनिंग रही है और कुछ। देखिए, युग पुरुष संस्थान में आज सुबह जब जानकारी लगी कि 12 बच्चों को वहाँ पर की तबीयत ख़राब है तो तत्काल चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहाँ पर सभी का इलाज अच्छे तरीके से चल रहा है। शुरू में एक बच्चा काफ़ी सीरियस भी था, लेकिन अभी जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन इसके साथ साथ जब अन्य तफ्तीश करी गई तो पता चला कि इसी इन्फेक्शन से 2 बच्चों की दुखद मृत्यु कल हुई है। उनका पंचनामे के लिए हम लोगों ने भेज दिया है, PM के लिए भेज दिया है। इसके साथ साथ एक बच्चे की डेथ वहाँ पर परसों हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको फिट्स आते थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। हालांकि उसका PM हो चुका है, PM की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये जब तीनों PM रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके आधार पर आगे की क्या कार्रवाई करनी है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है वो 2 मुद्दों पर है कि जो 12 बच्चे हमारे अभी अस्पताल में एडमिट हैं उनको बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाए और दूसरा इस प्रकार का इन्फेक्शन अन्य बच्चों में न पहुंचे और इसका कारण क्या है ये पता लगा लिया जाए, जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं।